की जो स्टोरी हमने पेंडिंग छोड़ दी थी, यानी कि उसके कुछ पार्ट्स पेंडिंग थे, तो अब नेक्स्ट पार्ट है 7। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन काफ़ी शेड्यूल बिजी था, तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और जो लास्ट पार्ट में जो अपने जो स्टोरी थी कहाँ छोड़ी थी कि जो आईपीएस जो मनोज शर्मा थे वो श्रद्धा मैम के साथ हनुमान मंदिर तक जाने के लिए उन्होंने बोला था। फिर श्रद्धा मैम उनके साथ मंदिर तक गई। तो चलिए उससे आगे अपने स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वहाँ तक तो स्टोरी अपनी हो गई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। स्टोरी आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी, आपको स्ट्रगल दिखेगा इस स्टोरी में। और जो रोमांस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो प्यार है, जो ट्रू जो लव है, वो स्टोरी में आपको ज़रूर मिलेगा, यानी कि आप उसको फील करवाओगे उस चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। श्रद्धा मैम जो है वो मनोज के साथ मंदिर, यानी कि मनोज सर के साथ मंदिर चली गई। अब मनोज जो है हनुमान मंदिर में एंटर हुए और उन्होंने पूजा वगैरह की और थोड़ा तिलक वगैरह लगाया और फिर वो थोड़ी देर ध्यान अवस्था में वहाँ पे बैठ गए। और वो ध्यान अवस्था में बैठे, उन्होंने कुछ संकल्प कर रहे थे बैठे बैठे, उन्होंने आंखें बंद कर ली और बैठ गए वहाँ। फिर मनोज ने थोड़ी देर बाद में अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद उसने श्रद्धा मैम से कहा कि श्रद्धा, मैंने आज एक संकल्प लिया है। तो मैम ने पूछा कि क्या संकल्प लिया? उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सफल हूँ या न हूँ, मैं अपना जो परिश्रम है, मेहनत है, वो नहीं छोड़ूँ, भले ही मुझे सफलता मिले या न मिले। तो इस तरह से संकल्पवान होते हुए देखा मनोज को, तो श्रद्धा मैम ने भी उसे प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मनोज, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अब श्रद्धा द्वारा इस तरह से मोहर लगाने पर, यानी कि श्रद्धा मैम ने भी उनको वो जो अभिक्रिया थी प्रेरित वाली, उसको और उत्तेजित कर दिया श्रद्धा मैम ने। क्योंकि उनके जो क्या बोलते हैं, आपका जो चाहने वाला हो और वो आपको और मोटिवेट करे, तो डेफिनेटली आप मोटिवेट होंगे। तो जो मनोज सर थे और मोटिवेट हो गए। तो आत्मसम्मान और श्रेष्ठता के भाव के लिए वह मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। अब जैसे वो लोग मंदिर से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक जो गरीब मजदूर है वो परिवार के लिए भीख मांग रहा है और श्रद्धा ने उन्हें कुछ पैसे मांगे श्रद्धा से। तो पूछने पर पता चला कि वह लोग भिखारी नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड जो एक शहर है पास में, तो वहाँ पे खेती और मजदूर हैं। लेकिन 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें दिल्ली में कोई मजदूरी नहीं मिली और उनके सारे पैसे भी खत्म हो गए, इसलिए उन्हें अब वापस जाना पड़ेगा गाँव। तो मनोज ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें कितने रुपए चाहिए? तो उसने कहा, साहब, मुझे ज़्यादा रुपए नहीं चाहिए, मुझे 1000 रुपये किराया लगेगा, सिर्फ वो दे दो, महोबा तक जाना है हमें। तो मजदूर के दल के बुजुर्ग आदमी ने रोने शुरू करना बोला। जो उनका सरदार था उसने बोला कि सर, हमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, 1000 रुपये तक हमारा खर्चा होगा जाने का, बस वो चाहिए हमें, और एक्स्ट्रा आपके पैसे नहीं चाहिए। जो उनका लीडर था। अब मनोज ने सोचने में एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपनी जेब में से पड़ा 100 रुपये का नोट बुंदेलखंडी मजदूर को दे दिया। अब मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे, क्या पता ये लोग सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। श्रद्धा मैम ने कहा कि मनोज, तुमने पैसे दे दिए अपने, अब क्या ज़रूरी थोड़ी है कि वो लोग सही कह रहे हो, क्या झूठ क्यों बोल रहे हो? चलिए मैं ऐसा होता है, कुछ लोग ठगी करते हैं इस तरह से, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। तो श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट कर दी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हूँ, मुद्दा यह नहीं है कि सही है या गलत है, मुद्दा यह है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये ज़रूरतमंद दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह आ ही नहीं रहा था मेरे मन में, इसलिए मैंने इनको 100 रुपये दे दिए। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम 1000 रुपये भी मिल जाएंगे। अब इस तरह से वो मनोज सर का जो बेबाक आंसर देख के श्रद्धा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास इन्हें देने को 1000 रुपये हैं? मनोज ने कहा, नहीं। मनोज
फिर कहाँ से इन्हें दोगे आप? एंटी श्रद्धा मैम ने पूछा कि आप इन्हें 100 रुपये दिए थे और आप बोल रहे हो कि इनको 1000 रुपये दोगे, तो बाकी के पैसे कहाँ से दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ से दूँगा। तो श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या है ये, मनोज पागल हो गया था। अभी बोल रहा मैं पता नहीं दूंगा और नहीं दूंगा, होंगे है ही नहीं, क्या है दिमाग खराब तो नहीं हो गया इसका? तो कहीं से भी दूंगा, अब मुझे इन्हें 1000 रुपये देने हैं। मनोज सर ने संकल्प भेजे थे 1000 रुपये मुझे देने हैं, कहीं से भी अरेंज करके दूंगा, लेकिन दूंगा मैं। मनोज शायद अब तर्क और दिमाग के ठसाठस भरी इस दुनिया में नहीं था। एकदम उनका मुझे 1000 रुपये देने हैं और वो इस तर्क में भी नहीं उलझ रहे थे कि मुझे देने हैं नहीं देने हैं। इस दुनिया में चकोर चला, कोई झंझट में नहीं था, बल्कि एकदम फ्री माइंड, बस एक ही काम था, जिनको 1000 रुपये देने, बल्कि भावनाओं के गीलेपन में डूब गए थे और उन्हें शर्म और संकोच त्याग कर आसपास खड़े लोगों से इन मजदूरों की व्यथा सुनाकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। वह हर आने जाने वाले से दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोग उसे दुत्कार रहे थे, पागल कह रहे थे। राहगीर और दुकानदारों ने उन्हें पैसे नहीं दिए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, किसी ने मदद नहीं की है, अब चलो आप। क्योंकि श्रद्धा मैम ने भी वो काफ़ी टाइम हो गया था, कोई लोग उनकी मदद नहीं कर रहे थे, तो बोले चलो अब आपने कोशिश कर ली पूरी अपनी तरफ से, कोई पैसे नहीं दे रहे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। तो मनोज ने कहा नहीं, मैंने संकल्प लिया है इन्हें 1000 रुपये देने हैं, अब चाहे मुझे यहाँ मजदूरी करके पैसे जुटाने पड़े तो मैं जुटाऊंगा। मनोज ने अपने संकल्प को दोहराया। कुछ देर पहले मंदिर में गए, संकल्प की परीक्षा घड़ी के सामने आ गई। श्रद्धा ने उसे कुछ भी नहीं समझ पा रही थी, बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोज ने जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया, वह फिर से मंदिर में चला गया और उसने मंदिर के पुजारी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा इस तरह से पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को पैसे दोगे आप? उसने पंडित जी को समझाते हुए अपनी बात कही। पंडित जी, आप जैसे तपस्वी और भला करने वाला कुछ दूसरा तो है नहीं, आपको देखकर मन में आप अपने आप श्रद्धा भर जाती है और आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीकी हैं। हर रोज़ आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो एकदम करीबी हैं। हम सांसारिक लोग हैं तो ज़्यादा उसकी लीला समझ नहीं पाते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। तो वो देखिए एक छोटी सी बच्ची कैसे कातिर निगाहों से आपकी ओर देख रही है। आप तो जानते ही हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वह कुछ देर पुजारी जी पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए चुप हो गया। पुजारी जी पर उसकी बातों का शायद सकारात्मक असर हो रहा था उस गरीब परिवार को देखकर। आप यहाँ आने वाले भक्तों से बोल देंगे तो इन गरीबों की मदद हो जाएगी, उसने मौका देखते हुए कहा। पंडित जी ने मंदिर में भगवान की सेवा करते 30 साल हो गए, पर आज तक उसने उनके काम की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की। डेफिनेटली वो साइकोलॉजी स्टंट हुआ वहाँ पे, तो पंडित जी भी अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो गया। मनोज की प्रशंसा सुनकर पुजारी जी का मन गरीब परिवार की मदद करने का होने लगा। अब यहाँ पे ये नहीं है कि पंडित जी ने अपनी प्रशंसा सुन के ऐसा किया, बल्कि उसे भी फील हुआ कि हाँ एक बंदा है जो इतने सालों तक मैंने काम किया है, कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी मुझे मदद करने की, आज ज़रूरत है तो किसी के माध्यम से मैं मदद कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली पंडित जी ने ऐसे सोचा। तो आप भी ऐसा कभी किसी की मदद करने के लिए मौका मिले तो डेफिनेटली आप कीजिएगा। तो पंडित जी ने आश्वासन दिया, ठीक है बेटा मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद अगले 1 घंटे में मंदिर में जो आने वाले भक्त थे, पंडित जी ने गरीबों के लिए दान मांगने के लिए पंडित जी की बात का अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी देर में 1000 रुपये इकट्ठा हो गए और रुपये लेकर पंडित जी को धन्यवाद देकर मनोज वहाँ आ गया। जहाँ गरीब परिवार, उसने पूरे पैसे उस आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उनका एकदम नया रूप देखा। श्रद्धा उससे कुछ कहना चाहती थी पर वह कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार के ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उसने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा जिसके कारण उसका मन आनंद से भर गया। अब यह तय हो चुका था कि मनोज को अपने घर में आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, यानी कि मनोज के पैसे भी ख़त्म हो गए थे और उसे भी आर्थिक मदद नहीं मिल रही थी। तो पैसे न मिलने से दिल्ली में उसका रुकना असंभव हो गया था, यह मनोज जानता था।
पांडे के जाने के बाद मनोज को एक रूम पार्टनर की ज़रूरत थी, क्योंकि रूम का सारा पैसा मनोज सर को ही देना पड़ रहा था और पांडे उनका जो रूम पार्टनर था वो छोड़ के चला गया था। पांडे के जाने के बाद मनोज को एक रूम पार्टनर की ज़रूरत पड़ी। अगर रूम पार्टनर नहीं मिला तो उसने कमरे का पूरा 1500 रुपया खुद भरना पड़ेगा। यही उसके लिए एक उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा और तीसरे अटेम्प्ट IAS प्रीलिम्स की तैयारी करने का है, पर बिना नियमित 2000 रुपये के संभव नहीं हो पाएगा। मनोज मकान के जिस फ्लोर पे रहता था उसके साथ वाले कमरे में अरुण नाम का एक सीनियर रहता था। इन दोनों कमरों में से लगी हुई एक छोटी सी किचन थी जिसमें मनोज और अरुण के रूम पार्टनर खाना बनाता था। एक साथ खाना बनाने में खर्चा भी कम आता था और टिफ़िन से अच्छा खाना भी मिल जाता था। इन लोगों का खाना बनाने एक कुक आता था। कुक मिलाकर यह व्यवस्था उपयोगी और सस्ती थी। पैसे खत्म होने के कारण मनोज इस समूह में कैसे शामिल होता है उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब खाने की परेशानी हो गई थी, क्योंकि कुक आ रहा था, उसको पैसे देने पड़ते थे, साथ में खाना बनाते थे। मनोज ने अरुण से बात की, अरुण सर क्यों ना हम लोग कुक को हटा दें, और आजकल खाना भी अच्छा नहीं बना रहा है, लेट भी आता है। कुक की जगह मैं खाना बना दिया करूँगा, बाज़ार से सब्ज़ी और दूसरा सामान लाने का काम भी मैं कर दूँगा। मेरे पास अभी घर से पैसे आने बंद हो गए, इसलिए खाने के लगने वाले पैसे मैं नहीं दे पाऊँगा। अरुण और उसका रूम पार्टनर कुक की लेट लतीफ़ और बेस्वाद खाने से पहले ही दुखी थे। मनोज का प्रस्ताव उन्हें बुरा नहीं लगा और उन्होंने कुक की जगह मनोज को रख लिया और किचन के दूसरे काम करने के लिए अनुमति दे दी। इस तरह से मनोज दिल्ली में भोजन की व्यवस्था हो गई। मनोज को अभी भी दिल्ली में रहने के लिए किराए और दूसरे खर्च के लिए पैसे की ज़रूरत थी। एक दिन ग्वालियर में शब्द प्रताप आश्रम के पास रहने वाला एक लड़का सचिन शर्मा दिल्ली तैयारी करने के लिए आया। उसे भी रूम पार्टनर की ज़रूरत थी, इसलिए वह मनोज का रूम पार्टनर बन गया। एक दिन मनोज ने अपनी समस्या श्रद्धा को बताई। श्रद्धा, मुझे यदि दिल्ली में रहना है तब कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा और खाने की व्यवस्था मेरी हो गई है, लेकिन कमरे पर अपने पार्टनर का खाना बनाना शुरू कर दिया है, पर कमरे के किराए और दूसरे खर्चे के लिए 1000 रुपया तो हर महीना चाहिए मेरे को। श्रद्धा ने कहा, हम विकास सर के यहाँ चलते हैं, हो सकता है कुछ काम मिल जाए। नहीं श्रद्धा, मैं विकास सर को अपनी समस्या नहीं बता सकता। मेरी सफलता की उन्हें बहुत उम्मीद है, मैं उन्हें अपनी परेशानी बताकर निराश नहीं कर सकता। मनोज विकास सर की नज़रों में अपना महत्व कम नहीं करना चाहता था। ठीक है, फिर हम दूसरी कोचिंग में चलते हैं, वहाँ कोई ज़रूरी काम मिल जाएगा। दोनों मुखर्जी नगर की नई कोचिंग में काम क्लास पर निकल गए। किसी ने कहा उनके पास कोई काम नहीं है, किसी ने कहा उनके पास ऑफिस में बैठकर कोचिंग में पूछताछ करने आ रहे लड़कों की काउंसलिंग करने का काम है, जिसमें रोज़ 8 घंटे देने पड़ेंगे। किसी ने कहा उनके यहाँ क्लास नोट्स बनाने का काम है, पर IAS की मुख्य परीक्षा होने की शर्त लगा दी। मनोज की वह स्थिति हो गई जो लाइब्रेरी में नौकरी करने से पहले वह निराशा भर गया। उसके सामने एक बार ग्वालियर में वह देख चुका था, यानी कि वो पहले वाली प्रॉब्लम वो दोबारा फेस करने लगे। मनोज ने श्रद्धा को कहा कि उसके कमरे पर उसे छोड़ दो और हताश होकर नए घर जाने। मुखर्जी नगर में ही श्रद्धा के हॉस्टल से थोड़ी दूर एक बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी। मनोज जब उन कारों के पास से गुजरा तो उसने देखा कि एक लड़का उन कारों को धो रहा है। अब मनोज ने लड़के से पूछा, क्यों भैया तुम इन कारों को जो साफ करते हो उसका पैसा कितना मिलता है? लड़के ने कहा, क्यों बताएं? मनोज को लड़के का उत्तर अजीब लगा, लेकिन उसने डरते डरते बंगले की जो घंटी बजाई। बजते ही अंदर से कई कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आई। वह डर से 1-2 कदम कुछ देर में एक महिला बाहर आकर मनोज से पूछा, क्या है? मनोज ने कहा, मैडम मैं कार साफ करने का काम हूँ, क्या मुझे आपकी कार साफ करने का काम मिल सकता है? उसने अपने आप को एक IAS की तैयारी करने वाला विद्यार्थी की जगह कार साफ करने वाला लड़का मान लिया। जैसे देखो, बंदे को तैयारी भी करनी है और वो तैयारी छोड़ भी नहीं सकता, और पैसे घर से आ नहीं रहे हैं तो उसके लिए कहीं से कहीं अरेंजमेंट करना है, भले ही उसे छोटी मोटी जॉब भी करनी पड़े। तो कभी भी आपको जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं वो आपको हरा नहीं सकती। हमें यहाँ ये मोटिव मिल रहा है कि कोई भी अपनी विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनसे आप घबराओ मत, रुके रहो वहाँ पे। वो परिस्थिति जो विपरीत परिस्थिति है वो 2 दिन की है, 4 दिन की, 5 दिन की, वो जो विपरीत परिस्थितियाँ बनी है
वो आपको बूस्ट करने के लिए ही बनी है। तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको डट के उनका मुकाबला करना है। बस वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की होंगी, फिर आपकी समस्या ख़त्म और आप डबल बूस्ट से काम करोगे और आपको एक मोटिव भी मिलेगा। एक जो स्ट्रेसफुल रहते थे आप पहले, तो वो आपका स्ट्रेस एकदम रिलीज हो जाएगा और आपका एक जो टाइम पंचुअल है वो भी एकदम से क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उसने पूछा कि मैं कार साफ करने वाला हूँ और मुझे आप यहाँ पे काम चाहिए। तो उसने IAS की तैयारी करने वाला नहीं बताया, जबकि एक कार साफ करने वाला बताया। तो महिला सभ्य थी, उसने मनोज की बात को एकदम विनम्रता से सुना और कहा, नहीं भैया, कार तो हमारे ड्राइवर साफ करते हैं, वो तो आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए इस लड़के को बुलाया है। महिला की बात सुनकर मनोज निराश हो गया। वह वापस आ जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसने कार धोने वाले लड़के की आवाज़ सुनी, सुनो तुम्हें मैडम बुला रही है। वह वापस गेट के पास पहुंच गया। महिला ने कहा, क्या तुम शाम को 1 घंटे हमारे कुत्तों को घुमा सकते हो? मनोज ने कहा कि पहले इस तरह के काम किया नहीं है मैंने और ना ही कोई रचना की, तो उसे पता भी नहीं था कैसा क्या होगा। तो कुत्ते घुमाने का काम करने के लिए भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने आश्चर्य पहली बार सुनी इस सर्विस की कि समाज में क्या रेपुटेशन, यह भी उसे नहीं पता था। आपको हर महीने 800 रुपये मिलेंगे। महिला को साइड वर्कर की शाम को 2 घंटे के लिए 800 रुपये अच्छी रकम थी, पर कुत्ते घुमाने का काम क्या उसे शोभा देगा? उसने दोस्त से क्या कहेंगे उसके दोस्त। फिर उसने लगा कि बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग में काम करना, कार धोना, रिक्शा चलाना, कुत्ते घुमाना, तो सब पैसे कमाने के लिए है। यह सब काम ईमानदारी और मेहनत से हमारे आसपास ही बहुत से लोग करते हैं, फिर इसमें संकोच कैसी मनोज ने महिला ने 500 रुपये से एडवांस दे दिए। वह खुश था, उसे दिल्ली में रहने की उम्मीद बन गई। मनोज अपनी खुशी को श्रद्धा से शेयर करना चाह रहा था। श्रद्धा कितना खुश होगी, उसे काम मिलने से वह लगभग दौड़ता हुआ श्रद्धा के ऑफिस पहुंच गया। घंटी बजाने वाला था, उसे ख्याल आया क्या श्रद्धा उसे कुत्ते को घुमाते देख के खुश होगी। तो उसने सोचा कि श्रद्धा को ऐसा बताऊंगा तो क्या पता उसे बुरा लग जाए। तो उसने फिर कोई लड़की ऐसे कोई अपने प्रेमी के लिए कल्पना करेगी क्या? तो उसे लगा कि यह हर बात थोड़ी सी अजीब है, मैं श्रद्धा को बताऊंगा तो गलत लगेगा और क्या उसका प्रेमी है वो कुत्ते घुमा के पैसे कमाता है। लेकिन कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो उसे अचानक अपनी नई सर्विस का सामाजिक महत्व समझ आ गया। वह बिना श्रद्धा से मिले वापस अपने कमरे पर आ गया। अब मनोज रोज रात को श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़कर कुत्ते घुमाने जाने लगा। उसने तय किया कि वह नेहरू विहार के पुल के पीछे नाले के पास कुत्ते घुमाएगा। उसे यह डर भी लगने लगा कि कहीं उसका कोई दोस्त उसे कुत्ते देख लेगा और कहीं श्रद्धा उसे देख लेगी। पर एक दिन जिसका डर था वही हुआ। वह कुत्ता घुमाकर रात को 10 बजे वापस कुत्तों को छोड़ने जा रहा था। उसे श्रद्धा मिल गई। श्रद्धा ने जब मनोज को 2 कुत्ते लिए देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, ये डॉगी किसके हैं मनोज? श्रद्धा ने ऐसे पूछा कि मनोज ने डॉगी खरीदी इसलिए अपने कुत्तों को वहाँ पे लगी। मामला थोड़ा अलग हो गया। मनोज ने सोचा, अरे श्रद्धा ने देख लिया, क्या करें? श्रद्धा सोच रही थी कि मनोज ने 2 कुत्ते खरीदने अपने लिए, जो अपने शौक है कुत्ते पालने के, खरीद। पूछा कि किसके हैं मनोज ये कुत्ते? मनोज को समझ नहीं आया कि क्या कहे अब, और वो श्रद्धा को झूठ बोलने का उसका कोई इरादा था नहीं। तो उसने कहा, श्रद्धा मुझे कुत्ते घुमाने का काम मिल गया था, रोज़ 2 घंटे का घुमाने हैं इनको और 800 रुपये मिलते हैं महीने भर के। तो इस महीने का तो एडवांस ही मिल गया, मैंने कमरे का किराया भी दे दिया। उसने अपनी बात कह दी। श्रद्धा के रिएक्शन का इंतजार करने लगा। श्रद्धा क्या कहेगी, वो एकदम एक्साइटेड था। श्रद्धा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके सीने में एक ज्वार सा उठा। श्रद्धा को डर था कि कहीं यह ज्वार उसकी आंखों से नहीं बह जाए। 1 मिनट तक श्रद्धा ने कंट्रोल किया। उस बंदे ने श्रद्धा को झूठ नहीं बोला। उसने कहा कि श्रद्धा, मुझे कुत्ते घुमाने का जो काम मिल गया है और महीने भर में 800 रुपये मिलते हैं मुझे, और 2 घंटे काम करना पड़ता है हर शाम। श्रद्धा का वो रिएक्शन देख रहा था। श्रद्धा क्या बोलेगी? श्रद्धा मैम जो है, जो मनोज सर की जो मेहनत है उसके लिए यानी कि एकदम अंदर से गदगद हो गई। तो समझ
नहीं पा रही थी मैं क्या बोलूँ। वो जो अंदर से जो एकदम क्या बोलते हैं एकदम से वो गदगद हो गई और मैंने सोचा कि ये बंदा यार कितनी मेहनत कर रहा है, एक एक पैसा जुटा रहा है और उसने अपने रहने का जुगाड़ कर लिया है। यार क्या बोल रहा है बंदा, इसकी मतलब ये जो अप्रोच है एक जो हाईली, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस मुझे करना है जैसे भी करना IAS करना है, इसके लिए मुझे कोई भी काम करना पड़े करूँगा मैं। सच में उसकी जो मनोज सर की जो मेहनत थी वो एकदम आउटस्टैंडिंग लगी थी, आप उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। अब मैं उसको सही शब्दों में डेफिनेटली आपको कभी मिले मौका ऐसा मनोज सर के साथ आपको मिलने का, भले ही आपको 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट डेफिनेटली एक बार आप मनोज सर से जरूर मिलें। सरदा मैम ने वो उनके अंदर क्या चला होना उस तरह से, तो यार क्या इस बंदा जो मेहनत कर रहा है, तो सरदा ने अपने आप को कंट्रोल किया। मनोज एक बात कहूँ मानोगे? तो सरदा ने मनोज से पूछा, मनोज को शंका हुई कहीं सरदा ये नहीं कह दे कि कुत्ते को मन काम बंद कर दो। अब मनोज डरते हुए कहा, कहो सरदा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या? सरदा ने मनोज से कुत्ते घुमाने के साथ जाने की अनुमति मांगी। अब यहाँ पे सरदा मनोज को लगा कि सरदा ऐसे बोल देगी कि तुम कुत्ते घुमाने का काम छोड़ दो, तो इसके विपरीत सरदा ने कहा कि मनोज क्या मैं तुम्हारे साथ दिल्ली तुम कुत्ते घुमाते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ क्या? तो उसने सरदा से कहा, उसने सरदा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ कुत्ते घुमाने में कोई संकोच नहीं होगा? सरदा कुछ देर उसे देखती रही, फिर सरदा ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। एक दिन शाम को मनोज की इच्छा हुई कि वह गांधी विहार जाकर पांडे से मिले। मनोज और सरदा गांधी विहार चले दिए। पांडे कमरे पर था नहीं, तो उसका रूम पार्टनर गुप्ता कुर्सी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए बैठा पढ़ाई कर रहा था और कंधे पर उसने स्टार और IPS लिखा हुआ बिल्ला लगा रखा था। सरदा पहले चौंक गई, कहने लगा कि गुप्ता के कमरे में कोई IPS आया है। वह नज़दीक जाकर देखा तो गुप्ता वर्दी पहन रखी। मनोज ने पूछा, गुप्ता ये क्या कर रखा है तुमने? गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी नई रणनीति के कारण बेस बनाया था। गुप्ता था उसने ऐसा बेस बना रखा था कि पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और उसमें स्टार लगे हुए थे, शोल्डर पे IPS का बिल्ला लगा हुआ था। तो इस तरह से उसने बेस बना रखा। उसने मनोज को अपने कंधे पर लगे स्टार पे और IPS लिखा हुआ दिखाया। ये जो स्टार है ना मनोज, ये मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। मैंने स्टार और IPS से इस तकनीक से मोटिवेट हूँ, इसलिए मैंने लगा रखी है। गुप्ता ने आगे कहा, अब मैं ये वर्दी पहनकर रोज पढ़ाई करता हूँ, मुझे याद रहेगा मुझे IPS बनना है और उस हवलदार दलजीत सिंह को सस्पेंड करना है। यानी कि गुप्ता को एक बार अरेस्ट कर लिया था और वो हवलदार को सबक सिखाना चाहता था। तो उसने बोला कि मैं IPS बनकर उसको सस्पेंड करूँगा, उसे बर्बाद कर दूँगा मैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग जो IAS IPS यानी कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, किसी से आप बदला लेने की सोच रहे हो, किसी या फिर आप शक्ति के लिए इस जॉब के लिए सोच रहे हो, तो आप डेफिनेटली गलत रास्ते पे हो मेरे दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी को दिखावे के लिए आप ये तैयारी कर रहे हो तो भले ही आज ही छोड़ दो। आप अपना टाइम भी खोटी करोगे और कुछ आना जानी नहीं होगी, पैसा भी बर्बाद होगा आपका टाइम। तो करना है तो अपने दिल से करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी शक्ति के लिए नहीं, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। मनोज और सरदा समझ गए कि गुप्ता के दिल पर खाने वाली घटना का बहुत गहरा असर हुआ है, लेकिन सरदा को IPS की वर्दी बहुत आकर्षक लगी। वापस लौटते समय सरदा ने अपने मन की इच्छा मनोज से कही, मनोज तुम यदि IPS की वर्दी पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सरदा ने अपने मन की बात बोल दी, मनोज तुम IPS बनोगे ना तो बहुत अच्छे लगोगे। वो मैंने इमेजिनेशन कर रही थी सरदा। मनोज ने सरदा से मजाक में कहा, ठीक है सरदा, मैं गुप्ता से पूछ लूँगा कि वर्दी कहाँ से खरीदी, मैं भी पहनकर पढ़ूंगा कल से। सरदा मनोज इस मजाक पर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उसने कहा, नहीं मनोज, मैं तुम्हें IPS बनते हुए देखना चाहती हूँ, ना कि वर्दी पहनकर तुम पढ़ाई करो। तो मनोज ने कहा, जो हुक्म मेरे। मनोज ने एक्टिंग करते हुए कहा।
मनोज का मजाक सुनकर सरदा मुस्कुराई और दोनों कमरे की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गांधी विहार की मेन रोड पर आ गए। मनोज ने पांडे को आते हुए देखा। सरदा पांडे के लिए रुक गई। मनोज और पांडे सरदा पर पांडे उन दोनों के पास से बिना उनकी तरफ देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। पांडे ने उन दोनों को इग्नोर मार दिया। 2 महीने पहले ही वे यूपी की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया था। ग्रुप में केवल अश्विनी का ही यूपी मुख्य परीक्षा क्लियर हुई थी। मनोज उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा में असफल होने से दुखी थी। मनोज दुखी था। मनोज ने परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर आधे अधूरे लिखे थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन में जातीय दंगे के बारे में भी उसे कुछ नहीं पता था और इतिहास में चार्टिस्ट आंदोलन, अमेरिका गृह युद्ध, प्राचीन भारत में गणतंत्र के उत्तर भी मनोज ने अच्छे नहीं लिखे थे और उसकी तैयारी की शक्ल नहीं हुई थी कि वो प्रश्नों को अच्छी तरह से लिख सके। तो मनोज दुखी और निराश अपने कमरे में बैठा था। उसके पास अपनी असफलता के मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मनोज की स्थिति समझते हुए और उसने प्रोत्साहित करते हुए सरदा बोली, मनोज अपनी सफलता से दुखी होने की जरूरत नहीं है। यही त्रास तुम्हारी सफलता की सीढ़ियाँ बनेगी। तुम्हें जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करनी चाहिए। बिना कोचिंग के तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तुम सही कह रही हो, मुझे घर जाकर कोचिंग के लिए पैसों की व्यवस्था करनी चाहिए। मनोज ने सरदा से कहा और उसे लगा था कि कोचिंग के अभाव में यूपीएससी का रिजल्ट भी खराब हो रहा है। यूपीपीसीएस का अब मनोज जो है कोचिंग के पैसों की व्यवस्था करने के लिए कुछ दिन के लिए गांव चला गया और वहाँ पे पिता कई महीने से गांव नहीं आई थी तो उसने माँ से कुछ पैसे मांगे तो माँ ने पिता को कोसना शुरू कर दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? बाप ने तो कसम खाई ली कि नौकरी ठीक से ना करेंगे, चाहे मोड़ो भीख मांगे चाहे मोड़ी भीख मांगे। या फिर मोड़ा और मोड़ी लड़का निराशा के इस वातावरण में उसने माँ को बहुत किसी उम्मीद कोई नामो निशान नहीं। माँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक भैंस पाल लूँ। राकेश के घर एक भैंस है, वो उधार दे रहा है, दूध बेच के खर्चा चलाई लूँ। माँ ने कहा। मनोज की माँ को कर्मठता पर रोना आ गया। मनोज ने सोचा माँ कितना संघर्ष कर रही है तो उसे रोना आ गया। माँ ने आगे कहा, दीपक जयपुर जा रहा है, धागा फैक्ट्री में नौकरी करो को 1200 रुपये मिलेंगे। दीपक के कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ देखकर मनोज को बहुत कष्ट हुआ। कैसे रहेगा ये लड़का अकेला जयपुर और कितना दर्द है इस घर की किस्मत में। कितनी अलग दुनिया है और उसके घर और गाँव की। पता नहीं वो अपनी माँ के लिए अपनी बहन के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं। 3-4 दिन तक उसने पैसों की व्यवस्था करने के लिए गाँव में कोशिश की। कुछ जगह उधार मांगा, कहीं से उसे पैसे नहीं मिले। बेटे को पैसा देकर माँ फिर से रहा नहीं गया और उसने उधार पैसे लेकर उसे दे दिए। मनोज को गए हुए भी 5 दिन हुए कि अकेलापन सरदा को घेरने लगा और अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपनी सहेलियों से मिलना शुरू किया, जिनसे वह हॉस्टल में रहने के बावजूद कई दिनों तक नहीं मिली। लेकिन 10 मिनट में ही उनकी सहेलियों से बातें में से उगने लगा और उसने कॉलेज के हॉस्टल में भी कई साल अकेले बिताए थे, पर कभी इस तरह से उसे सुनापन महसूस नहीं हुआ जो अब हो रहा था। कोचिंग जाते समय या शाम को कोचिंग से वापस आते समय आंखों जो उसकी आंखें थी और भीड़ में वो सिर्फ एक ही चेहरा तलाशता था। तमाम आवाज़ों में उसके कान एक ही आवाज़ को सुनने को तरस रहे थे। बार बार अपनी बालकनी से नीचे सड़क को देख रही थी, आते जाते लोगों को, और उसके मन में एक तड़प वो बस अभी 5 ही दिन हुए थे मनोज सर को गाँव गए हुए। तो उनसे रहा नहीं गया तो वो अपने टाइम पास के लिए अपनी सहेलियों के पास मिलने लगी। उनसे भी वो उगने लग जाती थी 10-15 मिनट। तो इससे पहले भी वो हॉस्टल में रही थी लेकिन कभी उसकी ऐसी हालत हुई नहीं। कोचिंग में जाती थी तब भी वहाँ पे उसे मनोज की कमी करती थी। वापस आते टाइम में उसी का चेहरा खास बालकनी से नीचे लोगों को आते जाते हुए देखते थे। ऐसी सिचुएशन दोस्तों कब होती है जब आप प्यार में होते तब होती है। डेफिनेटली ऐसी आपको सिर्फ वही फेस देखना होता है और आप किसी के साथ बातें करोगे कोई इच्छा नहीं रहेगी। आप चाहोगे कि वही बंदा मेरे पास रहे और मैं बातें करता रहूँ।
से उसके साथ टाइम स्पेंड करो। डेफिनेटली होता है ऐसा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। अब उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसे तड़प थी। कहाँ है ग्वालियर, कहाँ है मनोज का घर, उसे पता नहीं था। कोई फ़ोन नंबर नहीं था मनोज का। उसकी इच्छा हुई कि वह मनोज के दोस्त से मिलने गांधी विहार चली जाए, शायद पांडे के पास उसके नंबर मिल जाए, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। थक हार कर वो अपनी किताबों में मन लगाने की कोशिश करने लगी, पर आधा घंटा पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। खाने का टिफिन जो है वह अधूरा जा रहा था। भूख भी मर चुकी थी, उसकी अजीब स्थिति हो गई। दोस्तों देख रहे हो आप कैसी हालत होगी कि सरदा में, यानी कि आप प्यार में पड़े गए हो तभी किताबों में मन नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है। उसने मनोज से कह दिया था कि वो पढ़ाई के दोस्त हैं, यानी कि उसने बोला था कि हम सिर्फ पढ़ाई के दोस्त हैं मनोज, और इससे आगे और कोई भी तुम एक्सेप्टेंस मत रखना। पर पता नहीं मनोज ने उस पर एक जादू कर रखा था और उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। अल्मोड़ा जाने से पहले जो हालत मनोज की थी वही हालत उसकी हुई थी, लेकिन मनोज के इंतजार के अलावा उसके पास और कोई रास्ता था नहीं। उसे आज समझ आ गया कि मनोज किस मजबूरी में अल्मोड़ा गया। अब सरदामन को समझ में आया कि मनोज अल्मोड़ा आने की क्या कारण है, क्यों आया, सेम हालत में सरदामन की हो, तो वो समझ गया। मनोज दिल्ली आ गया। उसने पैरों में जैसे पंख महसूस करते हुए सरदा नीचे आई। मनोज के आने से सरदा सुख से भर गई और उसका जो अकेलापन था वो दूर हो गया। मनोज के कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मनोज के कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, क्योंकि वो दोनों अब मनोज के कमरे पे जा रहे थे। कुर्सी पर बैठी सरदा ने आंखें बंद कर ली और भरी हुई आंखें कब तक भरी रहती, आंसू छलक गए। मनोज चुपचाप बैठा रहा। लगभग 5 मिनट तक दोनों शांत उसी भाव में स्थिति में बैठे रहे। फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे पिछले 5 दिन का सारा दर्द और अकेलापन से उसे निजात मिल गई। वो जैसे मनोज सर से मिली तो वो दोनों मनोज सर अपने रूम में चले गए। अब वो वहाँ तक जाते जाते हुए उसकी आंखें भर आई और वो सरदा मैम 5 मिनट तक अपनी जो आंसू छलक गए थे वो 5 मिनट तक उनका चलता रहा। एकदम मतलब कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जो एक भाव था अंदर से, जो अकेलापन का भाव था, उनकी जो फीलिंग्स थी वो आंसुओं से बाहर आ रही थी। और जो मनोज सर थे वो चुपचाप 5 मिनट तक शांत बैठे रहे। और सरदा मैम को ऐसा लगा कि जो 5 दिन का जो स्ट्रेस था वो सारा खत्म हो गया, अकेलेपन से निजात मिल गई। मनोज ने उनसे पूछा क्या हुआ सरदा। सरदा के मन का जो पारिक था मनोज शायद उसे मन की हालत समझ गया। सरदा अभी बोलने की स्थिति में नहीं थी, उसने इसलिए सिर्फ मनोज को देखते ही देखा और उसने अपनी गीली आंखों से जो बातें थी वो छुपाने की कोशिश की और एक जो मुस्कुराने की कोशिश, आंसू और मुस्कुराहट का जो कंट्रास्ट था उसके चेहरे पर था। अब अजीब स्थिति थी कि उसकी आंखें थी उसके प्यार को देखने को पाती थी और मुस्कुराहट उस प्यार को छुपाने में असफल कोशिश कर रही थी। यानी ये जो आंखों में था वो प्यार एकदम साफ से लग रहा और जो मुस्कुराहट थी वो उसको छिपाने में असफल कोशिश कर रही थी। सरदा मनोज से कुछ कहना चाहती थी, ये कुछ कहने के लिए हिम्मत जुटाई रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक अपने मन की बात नहीं कह पाई और मनोज सांस रोक के बैठा रहा। अब मनोज की अनुपस्थिति में सरदा को जो बेचैनी हो रही थी, लेकिन मनोज के आते ही शायद वह बेचैनी दूर हो गई। मनोज की दिल्ली में अनुपस्थिति ने सरदा को मन से विचलित कर दिया था, पर मनोज के आते ही उसका मन कंट्रोल में आ गया। कुछ देर अव्यवस्थित रहने के बाद सरदा के चेहरे पर अब एक शांत मुस्कुराहट ही रह गई। कुर्सी से उठी और उसने इस महीने की प्रतियोगिता से अर्पण उठा ली और मनोज को देते हुए कहा, मनोज तुमने बहुत दिन अपने घर पे बर्बाद किए हैं, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। और ये लो लेख बहुत अच्छा है इसमें, और भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में विद्या तुम जोर से करो। सरदा की बात सुनकर मनोज समझ गया कि इस लड़की को जितना असंभव है, यानी कि ये अभी भी वो बात नहीं बोल रही है।
बात को घुमा रही है। मजबूरी में उसे सामने किताब रखकर पढ़ना शुरू किया। दूर दिखने वाला आसमान और उसमें चमकने वाले तारे हमेशा से इंसान के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। आईएएस के तीसरे अटेम्प्ट के लिए जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करने की मनोज की इच्छा थी। माँ द्वारा दिए गए पैसे से मनोज ने केवल इतिहास की कोचिंग मणिकांत सर के यहाँ शुरू कर दी। जनरल स्टडी की कोचिंग के पैसे मनोज के पास नहीं थे और हिस्ट्री उन्होंने शुरू कर दी। आईएएस की प्रीलिम्स की इस बार मनोज और सरदा दोनों का क्लियर था। मनोज की तीसरी और सरदा की पहली प्रीलिम्स थी। अश्विन और नवनीत का प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया। पिछली मेंस में अश्विन और नवनीत सफल नहीं हो पाए थे। इस बार उन्हें फिर से मेंस देने का मौका मिला था। गुप्ता का फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मनोज का साथ छोड़कर सफलता प्राप्त करने का सिद्धांत पांडे के काम नहीं आया और परीक्षा में सफलता का कोई फुल प्रूफ सिद्धांत पांडे को नहीं मिला। अपने प्यार के साथ मनोज आईएएस प्रीलिम्स में सफल हो गया, जबकि पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाले प्यार के माहौल से दूर रहने वाला पांडे फिर असफल हुआ। पांडे का जो स्टेटमेंट था कि वो सरदा के साथ है तो मैं उसके साथ नहीं रहूँगा और मैं भी रहूँगा तो मैं भी फेल हो जाऊँगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि पांडे फेल हो गया और मनोज प्रीलिम्स क्लियर हो गया। पिछले मेंस में सफल होने के बाद नवनीत एक बार फिर अपनी प्रीलिम्स निकालने के कारण उत्साहित था और सफलता के उत्साहित नवनीत की इच्छा असफल पांडे पर व्यंग करने की होने लगी। और नवनीत ने पांडे से कहा, पांडे प्यार करने वाले प्रीलिम्स क्लियर हो गए हैं और तुम प्यार से दूर रहे हो, इसलिए तुम फेल हो गए। अब क्या कहोगे पांडे? अब पांडे क्या बोले इस टाइम? पांडे की हालत खराब थी। पांडे ने प्रीलिम्स के लिए मनोज से अलग रहकर मेहनत कर वह नहीं जानता था कि कमी कहाँ रहेगी। मनोज की सफलता और असफलता से पांडे के मन में ईर्ष्या पैदा हो रही थी। अब मनोज को अपना कॉम्पिटिटर मानते हुए कहा, अभी तो मनोज का प्रीलिम्स निकला है, मुख्य परीक्षा बाकी है, इंटरव्यू बाकी है, अभी तो रुको, प्यार में डूबी मनोज का रिजल्ट आने दो, प्यार के साथ सिलेक्शन असंभव है। पांडे ने दोबारा मुख्य परीक्षा होने तक सरदा रोज शाम को मनोज के कमरे पर आ जाती और दोनों 3-4 घंटे साथ में पढ़ाई करते और इस बार सबसे अलग रहकर केवल सरदा के साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी करते। सुबह से शाम तक दोनों पढ़ाई करते पढ़ने से समय बच जाता तो दोनों बातें करने लगते और बातें पूरी हो जाती तो पढ़ाई करने लगते। दोनों को नहीं पता था कि इतने विशाल सिलेबस को किस तरह से तैयार करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना छोड़े, कितना नहीं। इतिहास जो है हिंदी में मनोज कोचिंग के नोट्स पढ़ता था और जनरल स्टडी में वह अविस्तृत ही बना था। पैसों के लिए मनोज अभी भी शाम को देर रात पुत्रों को घुमाने का काम कर रहे थे। मनोज, सरदा और अश्विन और नवनीत ने आईएएस की मुख्य परीक्षा दे दी। सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार करने लगे। सामने अध्ययन के पेपर मनोज के अच्छे नहीं गए। इतिहास, हिंदी साहित्य में व्यवस्था टू दी पॉइंट नहीं लिखते, इतना परीक्षा में पूछा गया। उत्तर लिखते समय सभी पॉइंट मनोज को याद नहीं आ रहे और उसकी याद करने की इतनी क्षमा होती है। मौलिक करते हुए पूछे गए तो मनोज केवल 5-6 मौलिक करते हुए लिख पाया। शेष उसे याद नहीं आ रहे थे। देवनागरी लिपि की विशेषता भी ज़्यादा दूरी याद थी। परीक्षा में पास होने लायक मनोज की तैयारी नहीं कर पाया और उसका परिणाम भी वैसा ही आया जैसा उसने तैयारी की। सरदा की भी यही स्थिति थी। रिजल्ट आया, मनोज और सरदा का मुख्य परीक्षा में नहीं हुआ। मनोज के 3 अटेम्प्ट बेकार हुए। एक भी अटेम्प्ट में उसने मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं की। नवनीत की तैयारी में कमी रह गई, वह भी मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन अश्विन ने कमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश पीसीएस में अकाउंट ऑफिसर और इस आईएएस परीक्षा में दिल्ली अंडमान सर्विस डोनिक्स में डिप्टी कलेक्टर बन गए। पर उसे अभी प्रॉपर आईएएस बनना था, इसलिए अगले अटेम्प्ट की वो तैयारी जारी रखना चाहता। अश्विन ने अपनी दोहरी सफलता के लिए बत्रा सिनेमा के पीछे अपनी रसोई रेस्टोरेंट में पार्टी दी। जो अश्विन था उसने अपनी सफलता के लिए बत्रा सिनेमा के पीछे एक रेस्टोरेंट है, अपनी रसोई, वहाँ भी उसने पार्टी देने की सोची। अब सभी को उसने इनवाइट किया तो सभी लोग पार्टी में पहुँच गए। अब मनोज के नए रूम पार्टनर सचिन ने हालिया सफल हुए अश्विन की सफलता का राज पूछा। अश्विन ने
बोला, भैया आप बताएं कि आपकी तैयारी का क्या तरीका था, हमें भी बताएं, टिप्स बताएं। ये जानना इतना आसान नहीं है सचिन। गुरु ज्ञान लेने के लिए तड़पना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और आपके लिए सफलता जब जीने मरने का प्रश्न बन जाए तब सफलता का राज बताऊँगा, तब आना मेरे पास। नहीं तो ऐसे तो कई लोग हैं पूछते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। सचिन को समझ नहीं आया कि अश्विन जैसा समझदार लड़का अचानक ऐसी कड़वी बातें क्यों बोल रहा है। लेकिन सचिन ने अश्विन से हिम्मत करके पूछा, आप कैसे समझेंगे कि किसके लिए सफलता का जीने मरने का प्रश्न बन चुकी है। तुम्हें देखकर आसानी से समझ आता कि तुम अभी भी गंभीर नहीं हो। तुम्हें हर दूसरे महीने अपने किसी कजिन की शादी में ग्वालियर जाना पड़ता है। कितने कजिन हैं तुम्हारे? नई सफलता से पैदा हुए आत्मविश्वास से भरे हुए अश्विन ने नई तैयारी करने आए सचिन की पढ़ाई की अगंभीरता पर एक कटु प्रहार कर दिया। सचिन को उम्मीद नहीं था कि अश्विन इस तरह से व्यंग के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा। पर सफल अश्विन को नौसिखिया सचिन को कोई जवाब नहीं दे पाया और अश्विन की बात सुनकर सचिन चुपचाप सामने रखा सूप पीने लगा। मनोज अपनी मुख्य परीक्षा के असफलता के कारण चिंतन कर रहा था कि उसकी तैयारी में क्या कमी रह गई। कई रातें विचार करके बिता दी, उसकी तैयारी में क्या कमी रह गई। मनोज को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेहनत के बावजूद उसकी पढ़ाई के जो तरीका था वो बड़ी खामी रह गई उसकी। अब दोस्तों स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई है और मैं इस पार्ट को यहाँ ख़त्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन ऐसी है मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करूँगा और अगला पार्ट में अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो थोड़ा सा बचा हुआ एक जो पार्ट है जो बहुत ही इमोशनल और एक डायनामिक जो टाइम है जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो इसके साथ ही अपन सुनेंगे तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा और लंबा कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ये लेंथी हो रहा है। तो पढ़ाई के सही तरीकों को तलाशने के लिए उसने चिंतित होकर अश्विन से पूछा, अश्विन बताओ ना क्या तरीका रहा तुम्हारा पढ़ाई का? तुम्हारे अनुभव से हम लोगों को भी लाभ मिलेगा। अरे कुछ विशेष नहीं है, किसी दिन समय निकाल कर आओ तो विस्तार से बात करेंगे। अश्विन ने मनोज को टालते हुए कहा। शायद अश्विन अपनी पढ़ाई का राज खोलकर लोगों को लाभ पहुंचाने के मूड में नहीं था। पांडे चुपचाप बैठा है चर्चा सुन रहा था और सामने रखी सलाद प्लेट में टमाटर का टुकड़ा उठाते हुए अश्विन से कहा, अश्विन मनोज जी के पास समय कहाँ है? वो तो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, वे तो पहले ही बहुत व्यस्त हैं। पांडे इस बात से खुश था, मनोज की उसकी भविष्यवाणी सही निकली और प्यार में डूबा मनोज मुख्य परीक्षा में फेल हो गया। पांडे को और क्या चाहिए? पांडे ने अपने सामने बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे नवनीत से कहा, क्यों नवनीत, मैंने कहा था ना प्यार में जो पढ़े हुए लोग हैं उनका सिलेक्शन असंभव है। पास में बैठी सरदा को भी कोई लिहाज नहीं किया उसने और ऐसे ही बोल दिया। पांडे मनोज के मेंस में असफल होने का कारण केवल सरदा को मान रहा था। सरदा से प्यार के कारण ही उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया ऐसा पांडे मान रहा था और उसने ये भी नहीं देखा कि जो सरदा है वो पास में बैठी है। अश्विन ने अपने सिलेक्शन की खुशी में दी जा रही पार्टी में पांडे की कुंठा को सहने के मूड में नहीं था। अश्विन ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास मत करो पांडे, तुम मंचूरियन खाओ। अश्विन की बात का पांडे पर कोई असर नहीं हुआ और वह मनोज की असफलता कि अपनी भविष्यवाणी की अति उत्साहित होकर बातें कर रहा था। वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मनोज के घाव पर नमक छिड़कना उसने शुरू किया। मनोज जी, आप एक सीन की कल्पना कीजिए, आज से 10-15 साल बाद जब आपको सरदा की जिंदगी के किसी मोड़ पर कहीं मिलेंगे और पूछेगी कि मनोज जी आजकल क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? आटा चक्की पर काम कर रहा हूँ या जोरा से मुरैना टेम्पो चला रहा हूँ? अब मनोज की पांडे की बात सुनकर मनोज और सरदा का चेहरा उतर गया। मनोज को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पांडे की पार्टी इस मामले में इतनी घटिया कर सकता है। सरदा की आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि जो मजाक मना रहा था दोनों का पांडे डेफिनेटली ऐसा नहीं करना उसके साथ। उनका जो प्रेम था मनोज सर और सरदा में था वो एकदम सच्चा था। उनको कभी भी ऐसे कोई गलत इंट्रैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन पांडे था वो बहुत ही बेहुदा बातें कर रहा था। तो सरदा की आंखों में आंसू आ गए। सरदा को देखता कभी पांडे को समझ नहीं आता कि वो क्या मनोज कभी सरदा को देखता कभी पांडे को समझ में नहीं आता वो क्या बोले।
पांडे की बात सुनकर गुप्ता भड़क गया। पांडे, यदि तुम्हें अच्छा नहीं बोल सकते तुम अपना मुंह बंद करो। तुम तो प्लेयर्स में भी फेल हो गए, तुमने कौन सा तीर मार दिया? कम से कम बेंच तो लिखा है, मनोज ने। पांडे की गुप्ता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने सामने मंचूरियन खाते हुए कहा, मैं तो मनोज को भले के लिए कह रहा हूँ, उन्हें तो वैसे भी भले की बात समझ में कहाँ आती है। पांडे मनोज का सारा भला सरदा के बिना करना चाहता था। सरदा के साथ मनोज के भले का कोई प्लान पांडे के पास नहीं था। अपनी बात पूरी करके पांडे ने मंचूरियन की ग्रेवी और फ्राइड राइस में मिलाकर खाना शुरू कर दिया। अपमान और शर्मिंदगी के कारण सरदा का पार्टी में बैठना मुश्किल हो गया। अपने हाथ से पोंछते हुए उठी और पार्टी छोड़कर जाने लगी। मनोज भी उसके पीछे चल दिया। मनोज को वहाँ से जाते हुए देखा पांडे ने लोगों को सुनाते हुए कहा, अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी एक अटेम्प्ट और है मनोज के पास पांडे, गुप्ता ने पांडे से कहा। गुप्ता की बात सुनकर पांडे ने व्यंग्यपूर्ण हंसते हुए कहा, सामने रखे मंचूरी खाने लगा। इसके पहले ही मनोज ने कई बार अपमान हुए थे। मनोज का काफ़ी बार उसने अपमान किया था। गांव में घुसते ही व्यंग्य बाण झेले थे उसने। लाइब्रेरी में भी उसे काफ़ी बार अपमानित किया गया। अपमान और बीबीसी की एक श्रृंखला थी और उसने उसको झेला। पर आज सरदा के सामने पांडे ने उसकी योग्यता और भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। पांडे ने उसकी इस असफलता का सारा ठीकरा उसके प्यार पर फोड़ दिया। यानी कि पांडे ने जो सारा ठीकरा था वो सरदा को दोषी बताया उसने। मनोज और सरदा सिर झुकाए आगे साथ चल रहे थे। दोनों मुखर्जी नगर के पार्क में जाकर बैठ गए। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी कि दोनों को एक दूसरे को पांडे ने जो बोला था उस वजह से दोषी समझ रहे थे। यार क्या होगा, मेंस क्लियर नहीं हुआ, दोनों साथ रह रहे हैं, लोग ब्लेम कर रहे हैं, इन फ्यूचर क्या होगा। तो दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। दोनों पार्क में जाके बैठ गए। सरदा ने मनोज से कहा, मनोज, इसलिए मैं कहती थी कि केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब बेकार की बातों में दिमाग मत लगाओ तुम। अभी दुनिया तुम्हारे साथ मजाक उड़ा रही है और मेरा भी उड़ा रही है साथ में। पांडे के कड़वे व्यंग्य से आहत मनोज को उम्मीद थी कि सरदा पांडे को भला बुरा कहेगी, लेकिन जब सरदा ने मनोज पर ही दोष लगाना शुरू किया तो मनोज उखड़ गया। ऐसा कौन सा अपराध कर रहा हूँ मैं, मनोज ने कहा, जो बार बार मुझे अपमानित किया जाता है। तुम भी मुझे गलत ही कह रही हो। पहले से अपमानित मनोज की आवाज़ थरथराने लगी। डेफिनेटली ऐसा होता है यार कि पहले से भी बहुत बार अपमानित जो झेलना पड़ा है, और फिर आज जो सरदा है, और सरदा भी उनका भी कहना सही था कि अब ऐसे गलत तो नहीं बोलेंगे, मतलब कि अभी जो चीज़ों की अननेसेसरी चीज़ों में आप ध्यान दे रहे हैं वो गलत है। लेकिन वहाँ पे सरदा का कहने का तरीका थोड़ा अलग था। वो उस बात को सही से नहीं कह पाई तो मनोज को डेफिनेटली हर किसी को बुरा लगेगा ऐसा। एक तो पांडे वैसे ही लेने में तुला हुआ था और फिर इधर सरदा ने भी उल्टा दोस्त जो है मनोज के सर ही मंड दिया, क्योंकि साथ में जो बेइज्जती हो रही थी वो सरदा की भी हो रही थी और मनोज को लगा कि वो पांडे को भला बुरा कहेगी। तो मनोज ने कहा, हर बार मेरी गलती थोड़ी होती है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सही कर रहा हूँ, मैंने कौन सा अपराध कर दिया। और उसकी आवाज़ जो है, मनोज सर की आवाज़ कपकपाने लगी और हाथों से पार्क के बेंच के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही मनोज, पर बार बार ये प्यार अधूरी बात ही कह पाई सरदा मनोज से। सरदा शायद अपने मन की कोई बात उसे समझाना चाह रही थी, पर वो उलझी हुई थी कहीं ना कहीं। वो अपनी बात एकदम सही डिलीवर नहीं कर पा रही थी सरदा में। मनोज शायद सरदा के मन की दशा समझ नहीं पा रहा था क्यों, और उस टाइम समझता भी कैसा कि सिचुएशन ऐसी थी। अपने प्यार को समझाने की उसने तमाम मौन कोशिश की अब तक, लेकिन वो असफल रही। सरदा भी शायद मनोज से दोस्ती और प्यार के बीच कब झूल रही थी पता ही नहीं चला। मनोज तक पहुंचने की कोई साफ सीधी डगर सरदा को अभी तक नहीं मिली। उसने सामने खड़ी सरदा की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, किससे प्यार कर रहा हूँ मैं, क्या प्यार कर रहा हूँ मैं। फिर कुछ देर रुककर वह तेज आवाज़ में सरदा से फिर पूछता है, कौन कौन मुझसे प्यार करता है।
तुम्हें तो पता ही होगा, पता है तो बताती क्यों नहीं तुम? अब मनोज ने कहा कि मैं किससे प्यार करता हूँ, कौन है जो मैं प्यार करता हूँ उससे, और कौन है जो मुझसे प्यार करता है, तो बताओ ना जब तुम्हें पता है तो ये सब। मनोज बेंच से खड़ा हुआ और उसे समझ नहीं आया कि वह खड़ा होकर क्या करे, इसीलिए वह फिर से बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ में नहीं है सरदा कुछ भी, मैं क्या करूं, नहीं निकलती तुम मेरे दिल से, मैं क्या करूं, कोई कुछ भी कहे फिर भी मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं प्यार नहीं कर रहा तुमसे, मैं तो केवल सांसें ले रहा हूं तुम्हारे नाम की। पांडे पूछता है कि 10 साल बाद तुम पूछोगी कि मैं क्या करता हूं, तो मैं कहूँगा 10-20 साल बाद नहीं, 1000 साल बाद भी तुम पूछोगी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं यही कहूँगा तुम्हारे नाम के साथ सर उठाए खड़ा हूँ। और उसने सरदा के प्यार को सरदा के सामने अभिव्यक्त कर दिया। यानी कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, यानी कि मैं तुम्हारी जो नाम की जो है वो सांसें ले रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा। और जो पांडे बोला था कि 10 साल बाद हो या फिर 20 साल बाद तुम मिलोगे, तो तुम क्या बोलोगे सरदा को? तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा, 10-20 नहीं, 1000 साल बाद भी जब तुम मिलोगी तो मैं यही कहूँगा तुम्हारे नाम के साथ मैं सर उठाए अभी तक खड़ा हूँ। तो उसने अपना जो प्यार था वो सरदा के सामने जाहिर कर दिया, यानी कि उसने इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया। और वो भी इतना, क्या बोलते हैं, थासु, एकदम फाड़ू। सरदा की आंखें अब हिल नहीं पा रही थी, वो मनोज के चेहरे पे एकदम जम सी गई थी। मनोज की नज़रें अंधेरे पार्क में कुछ ढूंढने लगी। जब उसे अपनी नज़रें पार्क में घुमाने के बाद कुछ नहीं मिला, उसने लंबी सांसें भरकर सरदा से फिर कहना शुरू किया। पांडे कहता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? क्या प्यार मुझे इतना कमज़ोर कर रहा है? बस मुझे लगे कि तुमने 2 घड़ी मेरे बारे में सोचा, इतने से ही मैं भरा भरा घूमता फिरूं। कितनी छोटी सी इच्छा थी तुम्हारी कि तुम मुझे आईपीएस बनता हुए देखना चाहती हो। बस तुम एक नज़र मुझे देख लो, इतने से ही मैं दुनिया उलट पुलट कर दूंगा। ये नौकरी, सिलेक्शन, आईपीएस क्या चीज़ है? अपने वाक़े के अंत आते आते सरदा के प्यार में मनोज पूरी तरह डूब चुका था, और इसी डूबने से वह बच पाएगा ऐसा उसे लग रहा था। मनोज ने मन की दशा को सरदा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि मनोज अपनी नहीं, शायद उसकी खुद की बात कर रहा है। सरदा भी मनोज के बारे में यही सब सोचती थी। मनोज जब 5 दिनों के लिए अपने गांव चला गया था तो वो कितना परेशान हो गई थी। आज मनोज की बात सुनकर न जाने कब उसके रुके हुए उसकी आंखों से आंसू आने को तरस रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। कुछ देर मनोज बेंच पर उसी स्थिति में बैठा रहा और वह उसी स्थिति में खड़ी रही। 1-2 मिनट के बाद उसने मनोज से कहा, चलो मनोज, देर हो रही है। मनोज उठा और सरदा के साथ चलने लगा। चुपचाप सरदा के हॉस्टल पहुंचने तक रास्ते भर में दोनों में से कोई नहीं बोला। मनोज के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वह न तो अपने आप को खाली कर चुका था, और सरदा शायद अपने भरे मन में बोलने लायक कोई मोती चुनने की कोशिश कर रही थी। अपने हॉस्टल के नज़दीक पहुंचने पर सरदा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम्हें अगर क्षमता नहीं होती तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना था। अपनी क्षमता के साथ न्याय नहीं करना, खुद से और इस समाज से अन्याय करना होगा। सरदा मनोज की क्षमता पर भरोसा जता रही थी। हॉस्टल के बाहर स्ट्रीट लाइट में 2 लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। सरदा हॉस्टल के गेट से सटकर खड़ी हो गई। अब विदा की बारी थी। बैडमिंटन खेल रही लड़कियों में से एक लड़की की शटल रैकेट पर कम आ रही थी और नीचे अधिक गिर रही थी। सरदा ने खेलती हुई लड़की की तरफ देखते हुए मनोज कहा, मनोज, मैं केवल 2 घड़ी तुम्हें याद नहीं करती, हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। उसकी आंखों के सामने मनोज के गांव जाने के 5 दिन अचानक तैर गए। अकेले उदास दिन, हर जगह मनोज को ढूंढने तलाशते दिन, मनोज के बिना निर्जीव से पड़े दिन। मनोज के आने के बाद फिर से वो चंचल और सुख से भर गई। उसने अपनी आंखें लड़कियों की तरफ से हटाकर मनोज की तरफ कर ली। अब मनोज की आंखें देखते हुए सरदा ने कहा, मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज सरदा ने भी मनोज को बोल ही दिया डेफिनेटली, और बहुत प्यार करती हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, केवल रैकेट पर शटल के लगने की आवाज़ आ रही थी। सरदा ने मनोज को एकटक देखते हुए, अब उलट पुलट दो ना ये दुनिया प्लीज़। सरदा ने मनोज को एकटक देखते हुए कहा, अब
उलट पुलट दो ये दुनिया, प्लीज़ ऐसा करो। सरदा ने मनोज के प्यार और उसकी क्षमताओं को एकसार कर दिया। इतना कहकर सरदा ने एक पल को मनोज को देखा और पलटकर हॉस्टल में चली गई। मनोज गेट पर खड़ा रहा। उसकी दुनिया अचानक एक पल में बदल गई और सरदा की आवाज़ जो है उसके कानों में गूंजने लगी। अब उलट पुलट दो ना ये दुनिया, प्लीज़। बैडमिंटन खेल रही जीतने वाली लड़कियों ने हारने वाली लड़की से जोर से कहा, तुम शटल पर फोकस नहीं कर रही हो, इसलिए बार बार हार जाती हो। फोकस करना। मनोज ने लड़की की आवाज़ सुनी और हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर वह तेज़ी से पलटा और नेहरू विहार जाने लगा। मुखर्जी नगर की मुख्य सड़क की ओर जाने लगा। गांधी विहार जाने के लिए जब कोई भी टेम्पो खाली नहीं मिला तो उसने गांधी विहार जाने के लिए दौड़ लगा दी। मनोज को बार बार सरदा की बातें सुनाई दे रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कब से ये वाक्य मनोज सुनना चाह रहा था और कब से वह चेहरे की लालसा को देखता था और उसने प्यार को स्वीकार करके मुस्कुरा जाए, लेकिन आज वह दिन आ गया था। लेकिन क्या प्यार किसी के भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है? मनोज को लग रहा था कि वह दौड़ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है, और उड़कर अश्विन के कमरे पर नहीं जा रहा बल्कि आसमान के तारे तोड़ने जा रहा है। अब तक की असफलता की निराशा पीछे छूटती जा रही थी और सफलता की उम्मीदें बढ़ रही थी। 10 मिनट लगातार दौड़ने के बाद अश्विन के कमरे पर पहुंच गया। अब अश्विन ने रात को 10 बजे मनोज को आते हुए देखा तो दरवाजे पर चौंक गया। अरे भाई क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो तुम ऐसे दौड़े दौड़े हुए? मनोज ने बिना समय बर्बाद किए अश्विन से कहा, अश्विन मेरे पास अब केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है, मुझे IPS बनना है और लास्ट अटेम्प्ट में मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। तुम मुझे बताओ कि कैसे पढ़ाई करना है। कुछ देर पहले अश्विन की पार्टी से मनोज अपमानित होकर चला आ गया था और अश्विन समझ गया कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर भी अश्विन ने उससे कहा कि कल आ जाओ। कल आ जाते, रात को क्यों परेशान हुए? मनोज ने तपाक से कहा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, एक एक पल मेरे लिए कीमती है। अश्विन ने अपनी हाथ में बंदी डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, लो मनोज, पढ़ाई के लिए तुम्हारी ललक देखते हुए एक गिफ्ट मेरी तरफ से। मनोज को अश्विन का अचानक गिफ्ट देना समझ नहीं आया और उसने चौंकते हुए कहा, थैंक यू अश्विन, लेकिन मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम मुझे पढ़ाई के लिए कुछ टिप्स बताओगे तो वो मेरे लिए उपयोगी होंगे। अश्विन ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, घड़ी बांध लो। उसने चुपचाप अश्विन द्वारा दी गई डिजिटल वॉच अपनी कलाई पर बांध ली और अश्विन ने अपनी मनोज की कलाई पकड़कर उस घड़ी का एक बटन दबाया और उसने कहा, मनोज यह है एक स्टॉप वॉच है। अब मैं तुम्हें पढ़ाई की कुछ नियम बताऊंगा। स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दिया, जितनी देर मैं तुमसे बात करूंगा उतना समय यह वॉच दिखाएगी और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। मनोज अश्विन के समझाने के इस तरीके को देखकर मुस्कुरा दिया। अश्विन ने कहा, मनोज 22 मई को IAS प्रीलिम्स है, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में तुम्हें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मुख्य परीक्षा को तुम भूल जाओ। प्रीलिम्स तो पिछली बार भी क्लियर था ना, मनोज ने कहा। प्रीलिम्स को हल्के में मत लेना। पहले अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद भी सेकंड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स लटक गई थी तुम्हारी, इसलिए तुम्हें प्रीलिम्स की तैयारी ऐसी करनी है कि परीक्षा देकर आने पर प्रीलिम्स में चयन होने को लेकर कोई डाउट ना हो। कुछ देर रुककर अश्विन ने आगे कहना जारी रखा, मनोज तुम पुराने सालों के जो पेपर हैं उनको कई बार सोल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स में पुराने सालों के पेपर से कई प्रश्न सीधे आ जाते हैं और हम वही गलती करते हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो तुम्हें इस पूरे महीने प्रैक्टिस बुक के हज़ारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है और सिलेबस का कोई भी टॉपिक हल्के में मत लेना। मनोज अश्विन की दी जा रही टिप्स को नोट करते जा रहा था। प्रीलिम्स में जर्नल स्टडी का पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अश्विन ने जर्नल स्टडी के बारे में मनोज को बताया। मनोज, जर्नल स्टडी में भी यही ट्रेंड रहेगा। हाँ, आजकल परीक्षा में करंट अफेयर बहुत पूछा जा रहा है, इसलिए प्रतियोगिता का दर्पण भी तुम्हें हर महीने अपडेट करते रहना होगा। मनोज अश्विन की बातें सुनकर संतुष्ट हो गया और अश्विन ने मनोज की कलाई पकड़ी और स्टॉप वॉच बंद कर दी। फिर अश्विन ने कहा, मनोज मेरी बात पूरी होने में 12 मिनट 16 सेकंड लगे। मनोज ने देखा कि घड़ी 12 मिनट 16 सेकंड पर रुक गई थी। अश्विन को अभी शायद पढ़ाई की कुछ और टिप्स देने थे। उसने मनोज से पूछा, तुम रोज़ कितने घंटे पढ़ते हो? 10 घंटे। कन्फर्म? मनोज चुप हो गया, गिन रहा था। अभी तुम्हें एक मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें हर मिनट का ख्याल रखना होगा, इसलिए स्टॉप वॉच हमेशा अपनी कलाई पर बांधो। तुम जब पढ़ाई कर रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू रखना, जब तुम खाना बना रहे हो, कोई मिलने आ गया है, किसी से बात कर रहे हो तो रोक देना। और एक डायरी में स्टॉप वॉच के हिसाब से पढ़े गए रोज़ के घंटे
आपको रिकॉर्ड के लिए दर्ज करने हैं। 8 घंटे पर पुअर, 10 घंटे पर गुड और 12 घंटे पर वेरी गुड खुद को दो। अब तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ना होगा। मनोज ने इस तरह की पढ़ाई कभी नहीं की और इस तरह के घंटों का हिसाब भी कभी नहीं लगाया उसने। वो अपनी रूम पार्टनर पांडे से बातें करता रहता और सोचता रहता कि आज कितने 10 घंटे पढ़े हैं, वाह वाह क्या बात है। तो दोस्तों ये पार्ट अपन यहीं ख़त्म करेंगे, काफ़ी लेंथी हो गया ये पार्ट। तो अपन नेक्स्ट पार्ट में और भी जो एकदम अट्रैक्टिव स्टोरी है ये काफ़ी, तो बने रहिए। थैंक यू और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आजकल जो रिव्यूज़ हैं और सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं तो काफ़ी आप लोगों का ही मोटिवेट बना रहता है और आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोज़ लेके आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और रिव्यू भी दीजिए, अपने जो कमेंट्स हैं वो भी अपने बताइए। थैंक यू।